तो देखो थर्ड का कौन सा बोले, थर्ड का 5th नंबर एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर थर्ड, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज यही ना, 3.3 एक्सरसाइज का थर्ड का फर्स्ट देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to हाँ, both the numerator and denominator. और If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5.6. Find the fraction. एक फ्रैक्शन ले लेते हैं। मान लो एक फ्रैक्शन है आपके पास 7/9, ऊपर और नीचे दो जोड़ दो, तो ऊपर दो जोड़ो नीचे दो जोड़ो तो क्या आएगा, 9/11 हुआ। अब 7/9 है, ऊपर नीचे 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। और ये क्या होगा, 12 कट जाएगा, तो 5 आएगा, 6 5/6। तो वही तो बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऐसा है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ने से 9/11 हो जाता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ने से 5/6 हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या रहा होगा, आंसर क्या होगा, 7/9। आंसर क्या होगा, 7/9। कहोगे 7/9 कहाँ से पाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि मान लो फ्रैक्शन x अपान y, ठीक है। तो पहली कंडीशन से क्या होगा, x में 2 जोड़ो y में 2 जोड़ो तो क्या होगा, 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो इक्वेशन फर्स्ट आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, x अपान y, तो न्यूमरेटर में 3 जोड़ो डिनोमिनेटर में 3 जोड़ो, और तो फ्रैक्शन क्या आता है 5/6, इस बात को पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो दूसरा इक्वेशन आएगा। दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आएगी 7 और y की वैल्यू आएगी 9। तो फ्रैक्शन क्या होगा, x अपान y माने हैं तो 7/9 आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो क्या कहता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ने से 9/11 हो जाता है, और जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ने से 5/6 हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या रहा होगा, समझ में आया। क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है। हाँ, प्लस करते हैं, +2 करते हैं। एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 9/11। और यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या जोड़ देते हैं, 3, तो 5/6 हो जाता है। तो वो फ्रैक्शन क्या रहा होगा, ये हमें फाइंड करना है, यही ना। तो लिखो, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x अपान y according to first condition, according to the first condition। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x + 2 और y + 2 इज इक्वल टू क्या, 9/11, यही ना। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इम्प्लाइज क्या होगा, 11 × s + 2 और 9 × y + 2। 11 का अंदर मल्टीप्लाई, 11x 11 2 जा 22, 9y 9 2 जा 18। तो क्या होगा, 11x - 9y 18 - 22। तो क्या होगा, 11x - 9y, तो क्या आएगा, -4। इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। बाई सेकंड कंडीशन, बाई सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या है, x में 3 जोड़े, y में भी 3 जोड़े, तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 6 × s + 3, 5 × y + 3, तो 6x 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15, 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18। 6x - 5y 15 - 18 -3, इक्वेशन सेकंड।
अब दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल कर कहाँ पुट करेंगे? सेकंड में। तो यहाँ लिखते हैं आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना है। तो -9y इज इक्वल टू -11s -4। ये 11s उधर गया तो माइनस हो गया, और ये माइनस पहले से था ये, और तो ये क्या हो गया? सब माइनस में है कि नहीं? तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो सब प्लस में हो जाएंगे। तो 9y इज इक्वल टू क्या हुआ? 11x प्लस 4। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ? 11x प्लस 4 अपॉन 9। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड में किए हैं ताकि ये वाला टर्म पॉजिटिव आ जाए, तो सब पॉजिटिव हो गए। माइनस का मल्टीप्लाई करने से सबका साइन चेंज हो जाता है, तो सब निगेटिव है दिए गए टर्म, तो सब पॉजिटिव हो गए माइनस का मल्टीप्लाई करने से। तो y इज इक्वल टू 11s प्लस 4 अपॉन y 9। अब y की वैल्यू कहाँ रखोगे? इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। 6x माइनस 5y 11s प्लस 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू -3। इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो, 9 आएगा। 9 6 जा 54x, यहाँ 5 11s प्लस 4 इज इक्वल टू -3। x माइनस 11 × 25 55, 55x 5 × 20 ये 9 इज इक्वल टू -3। 54 से 55 निकला तो -x -20 अपॉन 9 इज इक्वल टू -3। ठीक है, देखो 54s -55s तो -s हो गया, और ये क्या होगा? -20 तब -9, इसके नीचे 1 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो -x -20 और 9 3 जा -27। तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तो क्या होगा? या कि -x इज इक्वल टू क्या होगा? -27 प्लस 20। तो -x इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? -27 प्लस 20 तो -7, और माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 7। अब s की वैल्यू कहाँ रखते हैं? चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है? 11x माइनस 9y बराबर है 7। तो 11 × 7 -9y बराबर 7। 77 आ गया, -9y इज इक्वल टू 7। तो -9y इज इक्वल टू 7 -77। सात का लिख दिए, -4 ना है यहाँ, बेहोश में लिख देते हैं क्या? -4 तो क्या है? -4 और -77। -4 -77 तो -9y इज इक्वल टू -81। माइनस दोनों साइड से कट गया, तो y इज इक्वल टू 81 अपॉन 9। 9 जा, तो y इज इक्वल टू 9। तो इम्प्लाई y इज इक्वल टू 9। Hence required fraction. Hence required fraction. Hence required fraction. क्या माने थे हम? x अपॉन y ना, तो x के स्थान पे क्या लिखें?
एस की जो वैल्यू आई, एस की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 9, 7/9 ये आंसर आ। सेवन अपॉन 9। गांव में जैसे मान लो कोई 80 साल का आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कहा जाए कि तुम रामचरितमानस पढ़ सकते हो, तो क्या कहेगा, भाई हम कहाँ पढ़ पाएंगे, ठीक है, कहेगा कि नहीं। लेकिन उसको काका गाघा सिखाया जाए, 3-4 महीने का गहरा सिखाया जाए, 5-6 महीने के अंदर किताब पढ़ सकता है कि नहीं। आपको यकीन है लेकिन उसको यकीन नहीं है। उसी प्रकार कोई भी स्टूडेंट हो, जो चाहे वे कर सकता है, पर वो ऐसे माहौल में रहता है कि उसको मम्मी के पापा को छोड़कर कोई ऐसा अच्छा बोलता ही नहीं है कि तुम ये काम कर सकते हो, सब निगेटिव, तुम ये नहीं कर सकते। घर वाले भी कभी कहते हैं कि तुम कमजोर है, ये नहीं कर पाओ, नहीं बोलते थे, ठीक है। तो इसलिए जब कोई नहीं बोलता तो आपको खुद को बोलना चाहिए, सुबह सो करो मैं मैथ में थी, मैं BHU में सेलेक्ट हो चुकी हूँ, जिसका ड्रीम जो हो लिख लो और उसको सुबह शाम बोलो, ठीक है, क्योंकि आपके बारे में अच्छा कोई नहीं बोलेगा तो खुद लिख के बोलो और प्रेजेंट टेंस में बोलो उसको, ठीक है। जैसे मान लो मैथ में आपको लाना है क्या, मैथ में मान लो प्रथम क्या लाना है, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान लाना है, मान लो 10th क्लास में, तो क्या बोलोगे, थैंक यू गॉड मेरा मैथ में, थैंक यू गॉड मेरा मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान आ गया, भगवान को शुक्रिया अदा करो, अभी से प्रेजेंट टेंस में बोलो। ये हम नहीं बोलते, सफल लोग बोलते हैं, बड़े बड़े जो हैं, जैसे अंबानी लोग हैं, डोनाल्ड ट्रम्प लोग हैं, ये बोलते हैं कि जो चीज आपको चाहिए प्रेजेंट टेंस में लिख के उसको बोलो, ठीक है, तेज तेज बोलो ताकि उसकी आवाज आ पाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे किए थे शुरू में कि नल चालू करते थे और फिर बोलते थे घर वाले क्या सोचेंगे शुरू में ताकि आवाज सुनाई ना दे। आज जो नहीं बोल सकते तो रोज लिखो, बोलने में आपको शर्म आती है कि घर वाले क्या सोचेंगे, ठीक है, तो लोगों को पता ना हो तो रोज लिखो ये सब चीजें, जो जो चाहिए उसको कम से कम 15 ड्रीम लिखो और उसको रोज लिखा करो 15 लाइन। कैसे लिखना है, जैसे मान लो आपको मैथ में 100 लाना है तो क्या लिखोगे, थैंक यू गॉड मेरा मैथ में, थैंक यू गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया, मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया, मैथ में 100 नंबर आ गया, 100 मार्क आ गया, ऐसे लिखो। साइंस में 100 आ गया, सोशल साइंस में 100 आ गया, इंग्लिश में 100 आ गया, ये 5 लाइन सुबह शाम रोज लिखो, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। तो लिखने से जानते हैं क्या होगा, 2 प्रकार के माइंड होते हैं, एक को बताया था एक दिन, एक को कहते हैं अवचेतन मस्तिष्क, एक होता है चेतन मस्तिष्क, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड वो है कि जब आप जानते हो कि यहाँ से हम चलेंगे स्कूटी चला के तो घर में पहुंच जाएंगे, यकीन है आपको कि नहीं, पर आपको ये यकीन नहीं है कि हम ऐसा कोई मशीन बनाएंगे कि नारायण नारायण कहेंगे तो वह प्रकट हो जाएंगे, जैसे दादाजी प्रकट होते हैं कि नहीं होते, तो उस प्रकार के हम बनाएंगे। कोई चीज जो आविष्कार नहीं हुआ है उसके बारे में आविष्कार करना, आपको विश्वास नहीं होता कि हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई आदमी जब मोबाइल नहीं बना था तो कोई आदमी ऐसा सोचा होगा ना कि हम यहाँ से बात करेंगे तो अमेरिका आवाज चली जाएगी, कोई तार भी नहीं लगा रहेगा, तो कोई सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, हैं? तो सोचा तो बना तो दिया। ये किस माइंड की बात हुई, चेतन की अवचेतन की। चेतन की है कि जो आप यकीन कर सकते हैं, यहाँ से चलेंगे तो हम गांधी चौराहा पहुंच जाएंगे 1 घंटे में, आधा घंटे में, है ना, ये चेतन की बात है। और चेतन की जो असंभव चीजें, ठीक है, हम एरोप्लेन बना सकते हैं, ये असंभव चीज है कि नहीं है। असंभव चीज क्या है, हम फिल्म एक्टर बन सकते हैं, असंभव चीज लगता है कि नहीं। हम क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, असंभव चीज लगता है कि नहीं। लेकिन यदि आप इसको बोलते हो, जैसे आप लिख लिए उसको बोलना शुरू कर दिए, सुबह शाम दोनों टाइम, या लिखना शुरू कर दिए, लिखते रहो रोज, साकार हो जाएगा, ट्रू। दिक्कत कब होती है कि ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं हमको, वो करने नहीं देते, ठीक है, वो करने नहीं देते, वो सोचते हैं कि ये कहीं कामयाबी ना हो जाए, तो उल्टा सीधा बोल के उसको रोक देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं,
हम आप यही नहीं कर पाते, दिक्कत यही होती है ना, ये नेगेटिव माहौल में रहते हैं और काम बड़ा करना चाहते हैं तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। देख लेते ना, तो hence required fraction B, required fraction is, क्या लिख दोगे, required fraction is equal to 7/9, ऐसे लिख लो, या is 7/9, ये होगा। जैसे अब बोलना नहीं चाहिए, हम जानते हो क्या ड्रीम बनाए हैं, 60 साल की एज जब हमारी होगी तो 60 फैमिली रूम बना के किराए से देंगे। कितने फैमिली रूम? 60 फैमिली, कम से कम हम लोग 3,000 रुपए 4,000 रुपए एक की फैमिली रूम का होगा तो क्या होगा, 60 में 3,000 का गुना करो, 36 3 हो गए, 3 4 जीरो हो गए ना, अच्छा 3 का 18 के ना आएगा, क्या पढ़ोगे इसको? इतना किराया आना चाहिए 60 साल की एज के बाद हमें, ठीक है। अब आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, हम किराए के मकान में रहते हैं, अभी घर बन रहा है मान लो 6 कमरे का, ठीक है। तो ये मकसद है, ड्रीम है। अब मेरी एज अभी क्या है, 16/8/1976 है डेट ऑफ बर्थ। 76 तो कितना होगा, 76 है तो इधर क्या होगा 46, 26 में हो जाएंगे 50 साल के, 26 में, अभी क्या है 23 चल रहा है, अभी 3-4 साल है, 4 इधर और 10 उधर, 13-14 साल अभी टाइम हमारे पास। तो आम लोग क्या होते हैं, नौकरी वाले क्या कहते हैं, पेंशन चाहिए उनको ना, तो सैलरी मान लेते हैं उनकी 70,000 है, 40,000, 70,000, 40,000 मान लो, कोई प्योर लेक्चरर है कोई तो 70,000 है उसकी सैलरी, तो पेंशन उनको मिलेगा। तो पेंशन अब बंद हो चुकी है, मतलब पुराने है, तो कितना 35,000 पाएगा ना, कितना पाएगा 35,000। तो ये 35,000 को हम 1,80,000 में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये हमारा ड्रीम है, आप लोग ड्रीम अपना बना सकते हो। अब 60 साल की एज मिलेगी तो लिखे रहना है, एड्रेस मिलना, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार की आमदनी होती है आपके पास, एक होती है एक्टिव मनी, एक होती है पैसिव मनी। एक होती है सक्रिय आमदनी, एक निष्क्रिय आमदनी। निष्क्रिय आमदनी क्या होता है, सक्रिय आदमी क्या, दुकान खोलेंगे तभी पैसा आएगा, ट्यूशन पढ़ाएंगे तभी पैसा आएगा, इसको क्या कहते हैं एक्टिव मनी, काम करोगे तभी पैसा आएगा। लेकिन निष्क्रिय आमदनी क्या है, काम ना करो पैसा आए, बैठे बैठे पैसा चाहिए। हाँ तो काम आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा इसके पहले, ठीक है। जैसे मान लो हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग इतना मेहनत करते हैं, सवेरे 5 बजे आदमी जाता है, ठीक है, और शाम को लौटता है 9 बजे, पैसा लेकर आएगा 400-500 रुपए हुए हमेशा। घर का लड़का भी 40 वाली राशि खाएगा, उसकी वाइफ भी 40 वाली राशि खाएगी, वे भी 40 वाला राशि खाएगा। कितनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई, इसका मतलब नॉलेज की कमी, और उससे क्या बनेगा, आपका सेहत बनेगी। घर के सब लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। तो वही आदमी जैसे मान लो आप 600 रुपए कमा के ले आए, तो 300 रुपए भी रख दे, 300 में वो खर्च चलाए तो पूरी जिंदगी रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा, पर उसके पास एजुकेशन कहाँ है, बताएंगे तो भी नहीं। बताएगा ही, और बताएगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर वो नेचर ही नहीं है ना। नेचर आपके अंदर, दुर्योधन कितना भी समझाओ, कृष्ण भी नहीं समझा पाए, दुर्योधन को समझा पाए, रावण को राम समझा पाए, परमात्मा नहीं समझा सकता जो समझना नहीं चाहता। आदमी कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जो समझा दे, जो समझना नहीं चाहता, क्योंकि वह उसके मूलभूत नेचर को बदलना पड़ेगा ना, और नेचर को कोई बदलना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अगर हम एडवाइस देने जाएंगे तो क्या करेगा, मूड है जाने दो। हाँ ऐश कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो आदमी कहीं पे पत्थर में सो रहा था, तो 8-9 बजे तो कोई आदमी कार से जा रहे थे मर्सिडीज से, सोचे कि आदमी 8 बजे तक क्यों सो रहा था, जगाने गए, उठो भाई काम करो, कुछ क्या कर रहे हो तुम, तो बोले तो काम करने से क्या होगा, लेकिन पैसा आएगा, तो पैसा से क्या होगा, तो फिर पैसा से जब आएगा तो फिर अच्छी जिंदगी जियोगे, फिर अच्छी जिंदगी से क्या होगा, तो बोला कि ऐश करोगे, तो बोले अभी क्या कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, तो बोला अभी तो ऐसे ना कर रहा हूँ।
ये सब करना पड़ा, ऐसे करने के लिए जब इतना सारा करना पड़ेगा तो हम काहे कितना पंगा मोल लें। ऐसे ऐसे एटीट्यूड वाले लोग हैं, देखो लिख लेते ना। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि जो कुछ आपको चाहिए 15 लाइन रोज लिखा करो, एक डायरी बनाओ, स्पाइरल नोट्स बनाओ, और जो चाहिए उसको लिख दो और रोज लिखो, सुबह शाम सोने से पहले लिखो, सोकर उठो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो पहले प्रेजेंट टेंस में बनाओ भाई। पहला आपके पास गोल क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश में टॉप 10 में आना, ठीक है। और टॉप 10 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 5 लाइन रोज लिखना पड़ेगा। थैंक यू गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया, थैंक गॉड मेरा साइंस में 100 में 100 आ गया, थैंक गॉड मेरा हिंदी में 100 में 100 आ गया। 5-6 लाइन लिखना पड़ेगा रोज। अब 6 लाइन रोज लिख कर देखो, क्या पैसा लगे? क्या आपको यकीन नहीं होता मान लो तो छोटी चीज पर भरोसा करो, ठीक है। ये 6 लाइन रोज लिखना, सोने से पहले लिखना है एक डायरी में, और डेट डालना। डेट आज कौन तारीख है? 23 है। 23 डेट डालना, तो सोने से पहले लिखना। अब कल सोने के तुरंत बाद 24 तारीख को लिखना, पर 24 तारीख को सोने से पहले भी लिखना, 2 बार लिखना। अब यदि आपको देख लेना, जब रिजल्ट खुलेगा देखना टॉप 10 में 3 लोग रहोगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ शर्त यही है, लिखोगे सोने से पहले और सोकर उठने के बाद। अब सोने से पहले क्यों लिखना जरूरी है? सोने से पहले लिखना जरूरी इसलिए है कि जो चेतन मस्तिष्क होता है वे तभी काम करता है जब जागृत अवस्था में होता है, और चेतन मस्तिष्क जो होता है, जो असंभव करता है, वो 24 घंटे काम करता है। सोने के बाद भी काम करता है। इसको सो दोगे तो वो आपके दिमाग में काम करता रहेगा, कैसे इसको 100 में 100 लाएंगे, कैसे आएगा। सुबह 4 बजे उठोगे, वही क्वेश्चन पढ़ोगे जो आने वाला होगा, उसी को तैयार करोगे। कौन बताया आपको? आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आने वाला है उसको पता है, सबकॉन्शियस माइंड को। जब आपके लिखोगे तो विचार निकलेंगे, विचार कहाँ जाएंगे? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में हर एक समस्या कौन क्वेश्चन आएगा वो सब पता है ब्रह्मांड को, और वे आपके अंदर कौन जाएगा? आभास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम करो सबकॉन्शियस माइंड का, ठीक है। पैसा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज से करना शुरू करो, और किसी को बताना नहीं अभी चाहे, वैसे भी आप 21 दिन बाद सबको बताना शुरू कर दो, पर अभी ना बताना चाहिए। या कि आपको अभी कॉन्फिडेंट नहीं लगता था, रिजल्ट खुलेगा तो वैसे भी सबको पता चल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि लिखने से पैसा अब इतना रिजल्ट ला लोगे, वे आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना रिजल्ट लाने के लिए आपसे सब काम करवाएगा, और करोगे ही आप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अगला। एक क्वेश्चन अगला है, कौन सा? 7 नंबर 6 नंबर है। तो अगला क्वेश्चन में ये है, 5 साल पहले 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 गुनी थी, और 7 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 गुनी थी। सुनो क्वेश्चन का सेंस समझो। 2 पर्सन है, एक है जैकब और एक होगा जैकब सन। तो ये क्या कहता है? 5 साल पहले 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 गुनी थी। कितने साल बाद? 5 साल बाद 3 गुनी थी। तो मान लो आज क्या है, आज कितने साल के हैं कि 40 साल का, एक 40 का हो गया, तो एक क्या होगा 40 से 10 साल का होगा, है ना। तो 5 साल बाद ये 5 जोड़ दो, इसमें तो 45 हो गया, इसमें 5 जोड़ दो क्या हो गया 15, ठीक है। तो 5 साल बाद क्या है, जैकब की एज उसके सन की एज की 3 गुनी हुई कि नहीं हुई? अब मान लो 40 साल आज जैकब की एज है और 10 साल उसके जैकब के सन की एज है, तभी इसके 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे दोनों? 5 से गुना कर, 5 घटा दो, 35 साल का रहा होगा। 5 इसमें कम तो क्या हो गया 5, 35 कितने टाइम्स है? 5 से बन जा, 5 से बन जा
35। वही ना कहता है कि 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी, और 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स रह जाएगी। तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी? 40 और 10। आज दोनों की एज क्या है? 40। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है? जैकब की प्रेजेंट एज s है, तो उसके सन की प्रेजेंट एज क्या होगी? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद क्या होगी जैकब की एज? s + 5 और y + 5 उसके सन की एज। तो 5 साल बाद की पोजीशन 5 साल बाद ये 3 टाइम्स है, तो इसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब 5 साल पहले जैकब की एज x - 5 वर्ष रही होगी, अब उसके सन की एज y - 5 रही होगी, लेकिन ये 5 साल पहले की पोजीशन क्या है? ये 7 टाइम्स है इसका। कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स है। इसमें क्या करेंगे? 7 इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे x + 5 = 3y 3 5 जा 15 s - 5 7 y 7 35 x - 7y तो क्या 5 - 35 s - 7y = क्या -30 ऐसे ना। तो ये दो इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू 40 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी? 10। इसका मतलब जैकब की प्रेजेंटेज क्या होगी? क्या होगी? 40 और उसके सन की प्रेजेंटेज 10। क्वेश्चन कैसे समझ में आया? क्वेश्चन ये कहता है कि जैकब की 5 साल जैकब की एज 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स रह जाएगी। ठीक है। अब 5 साल पहले 7 टाइम्स थी, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी हमें फाइंड करना है। ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन बताओ आप। जैसे कि जेकब है सर, तो 5 साल पहले उसकी एज 7 टाइम्स थी उसके सन की एज की। यस सर। अब 5 साल बाद क्या होने वाली है? 3 टाइम्स होने वाली है। तो प्रेजेंट में तो दोनों की एज क्या हो ये फाइंड करना। ठीक है। चलो लिखते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स बी x year x by year and present age of his son b by year। तो 5 year ago 5 year ago दोनों की एज क्या रही होगी? s - 5 y - 5। पोजीशन क्या थी? 7 टाइम्स। इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया। 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 गुनी थी, तो सन की एज में 7 का गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। यही ना। ये 7 गुना है पर मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं इक्वल करने के लिए। x - 5 7y 7 × 35 35 x - 7y 5 - 35 x - 7y -30। ठीक है। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। बाई आफ्टर लिखो, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 लिखो 5 ईयर, 5 ईयर है ना, आफ्टर 5 ईयर। तो यहाँ पे s + 5 और y + 5। तो 5 साल बाद पोजीशन क्या है? जैकब की एज 3 गुनी हो जाएगी, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इक्वल होगा। ठीक है। 10 + 5 3/3 5 जा 15 10 - 3y 15 - 5 10 - 3y = 15 से 5 निकालो 10
ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, अब क्या करोगे? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गए। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। Substitution method. तो पहले इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है कि s की वैल्यू? देखो, पहले इक्वेशन से s की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है कि y की? s की, क्योंकि s की वैल्यू निकालोगे तो अपान के रूप में नहीं रहेगा। माइनस 7y उधर चला जाए तो प्लस 7y माइनस 30 हो जाएगा बस s की वैल्यू। और y की वैल्यू निकाल तो पहले s को उधर ले जाओगे, फिर माइनस को मल्टीप्लाई भी करोगे, फिर 7 को उधर ले जाओगे। एक्स्ट्रा काम रहेगा कि नहीं? इसलिए माइनस 7y को उधर ले जाते हैं तो s की वैल्यू निकल आएगी। s की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे क्या होगा? 7y माइनस 30 s के स्थान पे और माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब 7y से 3y निकाल दो, कितने y? 4y हुआ ना? 7y से 3y निकल गया, 4y बचा। और माइनस 30 को उधर ले जाओ तो 10 प्लस 30 हो गया, प्लस 30। तो 4y इज इक्वल टू क्या? 4y प्लस ये हो गया 40। तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू क्या? 10। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गया? 10। अब y की वैल्यू किसी क्वेश्चन में रख सकते हो आप, चाहे फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखते हैं। तो y की वैल्यू x माइनस 7 गुणे y के स्थान पे 10 इज इक्वल टू माइनस 30। x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 30। x बराबर 70 माइनस 30, x बराबर 40। ठीक है, x बराबर 40। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, s की वैल्यू तो आ गई, अब क्या निकाले? तो y भी आ चुकी है, अब काहे पुट करोगे? पुट भी कर दोगे तो s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन, तो y की वैल्यू 10 फिर से आ जाएगी, जबकि आ ही चुकी है तो काहे को पुट करें? ठीक है, तो s क्या माने थे? प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। अब y क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। Hence, present age of Jacob, तो क्या हो गया? 40 year and that of his son, तो क्या होगा? 10 year। लिख लिए, लिखो इसको। अब देखो 3.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप क्वेश्चन को अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे, अब एलिमिनेशन पढ़ेंगे।
एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों तरीके लगाएंगे पहले क्वेश्चन में, ताकि दोनों का साथ साथ स्टडी जब होगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, एलिमिनेशन में क्या करते हैं और सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर में देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x minus 3y equals to 4. 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो इन दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोनों मेथड से, पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया और इक्वेशन सेकंड ये हुआ। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटाते हैं, हटाना ही एलिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटाने के लिए क्या करें, पहले s के कोफिशिएंट अथवा y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो यहाँ देखो क्या s के कोफिशिएंट सेम है तो नहीं है, न y के कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो कोफिशिएंट जब कोई सेम नहीं है तो किसी एक का कोफिशिएंट सेम करते हैं, चाहे s का कर दो चाहे y का। यदि मान लो s का कोफिशिएंट सेम करना है तो s के पहले 2 है, यहाँ s के पहले 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2s प्लस 2y तो 2 5 जा 10, और इसके पहले जो x 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करोगे, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे यही रहेगा। तो यहाँ भी 2s आ गया, यहाँ भी 2s आ गया। तो जब 2s दोनों जो सेम टर्म है तो उनके पहले प्लस है प्लस दोनों में अथवा माइनस है माइनस दोनों में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब एक में प्लस है एक में माइनस है तो ऐड करेंगे। तो कहोगे कि ऐसा क्यों करते हैं, जब मान लो 2s और 2s दोनों प्लस है तो यदि ऐड करोगे तो ना s वाला टर्म कटेगा ना y वाला कटेगा। हमारा मकसद क्या है कि जो इक्वल टर्म है वो कट जाए। तो कटेगा कब, जब प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तब ना कटेगा। तो जब दोनों में प्लस है तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, और ऐड करेंगे तो साइन चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो कटे ना s वाला कटेगा ना y वाला कटेगा, ना s का एलिमिनेशन होगा ना y का एलिमिनेशन होगा। तो पहले s के कोफिशिएंट सेम करेंगे, सेम टर्म के पहले देखेंगे कि प्लस है प्लस साइन है कि माइनस है माइनस साइन है कि अपोजिट नहीं, इक्वल साइन है कि अनइक्वल साइन है। इक्वल साइन का मतलब दोनों में प्लस है प्लस होना और दोनों में माइनस है माइनस होना, इसको हम क्या बोलेंगे इक्वल साइन। और एक में प्लस हो एक में माइनस हो, उसको क्या बोलेंगे अनइक्वल साइन। तो इक्वल साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अनइक्वल साइन रहेगा तो ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ मान लो प्लस है प्लस दोनों में है इक्वल वाले में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2s 2s कट जाएगा, तो s का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। यदि हम जहां जोड़ना जहां सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, मान लो धोखे से ऐड करना लिख दिए, तो s वाला टर्म भी आएगा y वाला भी आएगा, तो ना s का एलिमिनेशन होगा ना y का एलिमिनेशन होगा, किसी की वैल्यू ना निकलेगी, चुपचाप बैठे रहोगे। ठीक है, तो क्या करें, पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 1 लिखो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 1 वी गेट। तो क्या होगा 2s प्लस 2y 2 5 जा 10। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन 4। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, इक्वल टर्म देखो 2s दोनों में है, तो इक्वल टर्म के पहले इक्वल साइन है, प्लस है प्लस दोनों में। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि ये नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाए। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, और माइनस 3y तो प्लस 3y हो जाएगा, तो 3y 2y तो 5y, और यहाँ पे 10 से 4 निकलेगा तो 6 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं अभी तो इसको मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है,
5 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 6/5। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस इसका लेफ्ट हैंड साइड, या कुछ लोग यहाँ पे प्लस है ना तो इसको माइनस कर दिए, या माइनस है तो क्या कर दिए प्लस, और यहाँ माइनस कर दिए, तो ये इससे तो कट गया ना, प्लस 3y। अब ये साइन की वैल्यू कोई नहीं रहेगी, ये जो माइनस लगा इसका मतलब है प्लस 3y है, अब प्लस 3y या 2y तो 5y हो गया। अब 10 से 4 निकल गया था 6, y इज इक्वल टू 6/5। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसी एक इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x और प्लस y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 6/5 इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, दैट इज इक्वल टू इसके नीचे 1, तो 1 और 5 एलसीएम 5 5 जा 25 माइनस 6, 25 6 निकला 19/5, hence required solution क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 6/5 और y इज इक्वल टू 19/5, ये आंसर। ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। ये नंबर डाल के लिख देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अब बी नंबर लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, सब्स्टी, SUBS सबसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या लिखेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। लिख लेते ना, तो क्या करना होगा, फिर से लिखो इक्वेशन यहाँ फर्स्ट और इसको रखो इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू नहीं हो सकता, हो सकता है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस x, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो y की वैल्यू सेकंड में जब रखोगे तो क्या होगा, 2x माइनस 3, y के स्थान पे 5 माइनस x इज इक्वल टू 4, तो 2s 2 5 जा 3 5 जा 15, माइनस माइनस हो गया और ये प्लस 3s इज इक्वल टू 4, 2s और 3s तो क्या होगा 5s माइनस 15 इज इक्वल टू 4, तो 5x है तो 4 प्लस 15 5x है तो 19, s इज इक्वल टू 19/5 आ गया इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, s के स्थान पे s प्लस y इज इक्वल टू है 5,
एस के स्थान पर 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, इसके नीचे 1, तो क्या होगा ये एलसीएम 5 हुआ, 5 5 या 25 माइनस 19, 25 से 19 निकला तो 6/5, y की वैल्यू आ गई। आंसर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5, यही तो उस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, ये करने में मजा आती है। क्या करना है? सबकी ठीक है। हाँ, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुकी है।